और बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है उसको डाइवर्ट करने के लिए सलमान खान की तरफ, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ या कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन जब तक धारावी के बारे में उनकी क्या कनेक्शन है धारावी से वो इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा, इस मामले की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी। ये मेरा विश्लेषण है जिस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं महाराष्ट्र के सभी जितने भी अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जितने भी सोशल वर्कर हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर को सीधे सीधे धारावी का जो प्रोजेक्ट है उससे जोड़ के देखना चाहिए, उसके कनेक्शन निकालने चाहिए, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। पर पुलिस के जो स्टेटमेंट आया है, जिन लोगों को पकड़ा है उन्होंने, उसके कनेक्शन वो बता रहे हैं कि बिश्नोई गैंग से है। आप कह रहे हैं कि ये सब भटकाने वाली बातें हैं। बिल्कुल भटकाने वाली बातें हैं, बिल्कुल इसमें नहीं आना चाहिए। किसी की किसी से दोस्ती या मतलब कोई इतना बड़ा मर्डर करने के लिए कोई बहुत बड़ा रीज़न भी चाहिए होता है ना, कोई है रीज़न। सलमान खान से दोस्ती, चलिए यही लॉजिक मान लेते हैं, झूठा या सच्चा जो भी लॉजिक है, तो सलमान खान के सबसे निकटतम दोस्त यही है क्या? सलमान खान के दोस्त तो आरएसएस और बीजेपी में सबसे ज़्यादा हैं कि नहीं है? मोदी जी का प्रचार भी करा था। मोदी जी का प्रचार भी किया था, वो सबसे ज़्यादा टच में आरएसएस के हैं, मोदी जी के बहुत बड़े तारीफ करने वाले हैं। तो आरएसएस और बीजेपी के किसी भी व्यक्ति का क्यों कनेक्शन नहीं देखा जा रहा? पतंग भी उड़ाई थी, सब काम किए उन्होंने। तो आरएसएस और बीजेपी के बहुत सारे बड़े बड़े नेता सलमान खान के बहुत अच्छे, बाबा सिद्दीकी से भी ज़्यादा क्लोज मित्र हैं, जो कि पूरे देश में आराम से घूम रहे हैं। तो ये सिर्फ भटकाने का काम है। इसको इन्वेस्टिगेशन धारावी से कनेक्शन करके जब तक नहीं होगा, इसमें सच्चाई सामने नहीं आएगी। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन कभी हो नहीं सकती, क्योंकि धारावी किसको दिया गया प्रोजेक्ट, वो पूरी दुनिया जानती है, अडानी जी को। जैसे ही अडानी जी का कोई भी दूर से दूर तक भी लक्षण कोई नज़र आता है, तो तुरंत से पहले मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, ख़ास तौर पे गुजरात के जो हमारे अमित शाह जी और मोदी जी हैं, वो एकदम पूरी ताकत लगा के आ जाते हैं उस मामले को ऊपर पर्दा डालने के लिए, चाहे वो हज़ारों किलो ड्रग्स की प्राप्ति हुई हो, इनके जो नया नया जो इन्होंने वो लिया है, पोर्ट लिया है, या कोई दूसरा कारनामा हो। अभी चाइना की एक कंपनी है वीवो फ़ोन की, उसने 70,000 करोड़ का चूना लगाया है भारत को टैक्स चुरा के, उसका ईडी ने अभी चार्जशीट फाइल की है। इन सब के तार जुड़े हुए कहाँ नज़र आएंगे? हर एक तार अडानी जी से क्यों जुड़ा नज़र आता है, ये भी सोचने की बात है। तो जब तक इसमें इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा नहीं की जाएगी, उसके निगरानी में, इसमें सच्चाई आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी क्राइम ब्रांच कर रही है, क्राइम ब्रांच जो महाराष्ट्र पुलिस की है, बॉम्बे पुलिस की है, वो इसको रफा दफा करने की कोशिश करेगी। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है महाराष्ट्र की और बॉम्बे की पुलिस से, बहुत मुंबई पुलिस से मेरा काफ़ी वो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है उनके बारे में, क्योंकि काफ़ी केस मैंने किए हैं। वो पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा के अपने राजनीतिक आकाओं की मंशाएं पूरी करने के लिए ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऐसा मेरा उनके ऊपर आरोप है। और जो अभी दुनिया देख भी लेगी वो सच भी निकलेगा कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और अब महाराष्ट्र, एक के बाद एक जो मुस्लिम लीडरशिप है, मुस्लिम कद्दावर नेता थे, उनको निपटाया जा रहा है, जिसमें शहाबुद्दीन का नाम है, मुख्तार अंसारी, अतीक अशरफ और अब बाबा सिद्दीकी। इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्या ये कोई प्लानिंग हो सकती है? नहीं, ये भी तस्वीर का एक रुख है, लेकिन ये एक छोटा रुख है। मैं आपको बड़ा रुख, पूरी तस्वीर पिक्चर बता रहा हूँ। इसमें ये बात का कनेक्शन माना जाता है कि जैसे इलाहाबाद के अतीक थे, उनका ज़मीनों पे एक तरह का वर्चस्व था। ये बात सच है ना, पूरी दुनिया जानती है। ज़मीनों पे वर्चस्व था उनका, ज़मीन के ऊपर उनका कहना चलता था बहुत। यही बात मुख्तार अंसारी साहब के बारे में भी कही जाती है। उनका भी ज़मीनों पे वर्चस्व था और उनके परिवार का भी है। तो उसके अलावा अब आप आगे चलो, किसका आपने तीसरा, शहाबुद्दीन साहब का भी ज़मीनों पे एक उनका मजबूत व्यक्ति थे और उनका दबदबा था अपने क्षेत्र में, और ख़ास तौर पे माफिया थे वो। दबदबा, माफिया का दबदबा भी होता है। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दबदबा था, माफियाओं का दबदबा होता है। अब
मैं आपकी बात मान के ही चलता हूँ, चलिए माफिया ही थे वो, ये तीनों भी माफिया थे। उसी प्रकार से एक आज़म खान साहब भी जेल में हैं, उनका भी माना जाता है दबदबा है ज़मीनों पे। अब उसी सीक्वेंस में आपने बताया बाबा सिद्दीकी का भी ज़मीनों पे दबदबा माना जाता है, ख़ास तौर पे धारावी में उनका दबदबा माना जाता था जब तक वो ज़िंदा थे। तो अब मैंने क्या कोई गलत कॉम्बिनेशन कनेक्शन करके बताया आपको? मतलब यही जो लिस्ट ये तैयार की अब क्या कर रहे हैं जो राजनीतिक आका हैं, वो अपने किस्म के दबदबा रखने वाले, माफिया कह लो उन्हें या जो भी कह लो, वो अपने दबदबा रखने वाले व्यक्तियों को प्रमोट कर रहे हैं। उसमें सीधा मकसद ये होता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना मजबूत है कि अगर वो ज़िंदा भी रहेगा तो ज़मीनों पे उस प्रकार का खेल कोई दूसरा दबदबा रखने वाला व्यक्ति या माफिया कुछ कर नहीं पाएगा। इस सीक्वेंस में आप इन सब हत्याओं को निकाल के देख सकते हो। और हाँ, एक साथ में ये भी कहा जा सकता है कि एक आइसिंग ऑन द केक जो होता है ना, जो एक स्पिन ऑफ कह लें जिसे, या जो एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है जो फ्री में मिल जाती है, एक के साथ एक फ्री, तो ये मुसलमान भी हैं इंसिडेंटली। तो आरएसएस और बीजेपी को देश को तोड़ने का भी नैरेटिव एक बन जाता है, और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो एक डर और भय व्याप्त करना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, वो भी एक उसका स्पिन ऑफ या एक के साथ एक फ्री, ये भी काम हो जाए। क्या आप मानते हैं मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर आघात हो रहा है या सुनियोजित तरीके से वो मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का काम किया जा रहा है? मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने के विभिन्न तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं, और ये शब्द, ये लाइन कहना पूरी तरीके से उचित नहीं होगा। हाँ, अगर मैं ये कहूँ मुस्लिम लीडरशिप को भी ख़त्म करने का सुनियोजित साजिश आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो वो एक सही स्टेटमेंट होगी। भी से मेरा मुराद क्या है? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की भी लीडरशिप ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है, शेड्यूल ट्राइब की भी, और जो हमारे दूसरे पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, उनकी भी लीडरशिप ख़त्म करने के लिए, अच्छी लीडरशिप ख़त्म करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, जिनमें से एक ये तरीका डायरेक्ट तरीका है जिसके कि ऐसे जो लोग अच्छे हों या बुरे हों, जिनकी थोड़ा भी दबदबा है या उनका वर्चस्व है किसी भी फील्ड में, उनको मार दिया जाए। इसी प्रकार से बहुत सारे दूसरे कम्युनिटी के साथ भी हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी का ही देखा जाए तो हमारे जितने भी टॉप के मजहबी रहनुमा हैं, उनको मारने की जगह उनको हाईजैक करने का काम भी किया है, उनको ख़रीदने का काम भी किया है, कई लोगों को जेल में भिजवाने का भी काम किया है। यही सच्चाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ ख़ास तौर पे हो रही है। यही सच्चाई सिख लीडरशिप के साथ, क्रिश्चियन लीडरशिप के साथ भी ख़ास तौर पे की जा रही है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है नहीं। तो ये सवाल उठता है कि बाकी जो और लीडर थे या और नेता थे वो वजूद में नहीं थे, सरकार में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, लेकिन ये खुद सत्ता में थे, इनके बेटे उस सरकार के हिस्सा है, मंत्री, खुद पूर्व मंत्री रहे हैं। तो ऐसे कद्दावर नेता भी अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे और खुद की सरकार होते जाते। देखिए, अतीक साहब से शुरू करते हैं। उनके कनेक्शन, उनको एक पार्टी ज़बरदस्ती जाके ज्वाइन कराई गई थी उनके बेटे को। कहाँ से? अमित शाह साहब का नाम आता है उसमें। मुख्तार अंसारी साहब के जो सुपुत्र हैं, वो क्या एनडीए के अलायंस में नहीं हैं? उसके आगे आज़म खान साहब पे भी ये इल्ज़ाम लगते रहे कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने तल्ख शब्दों से आरएसएस और बीजेपी की मदद करते रहे। उसी प्रकार से बाबा सिद्दीकी साहब तो चले ही गए, एनडीए गठबंधन में चले गए। इससे कोई बचाव नहीं होता है, इससे बचाव नहीं होता है। आरएसएस और बीजेपी ऐसे संगठन हैं, और खड़गे साहब को बड़े दिनों बाद मेरी बात की सच्चाई पता लगी, उन्होंने भी उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह ही दिया। मैं कब से कह रहा हूँ, जैसे मैं कब से महमूद मदनी साहब को आरएसएस का एजेंट बता रहा हूँ, 5 साल से ज़्यादा। अब जाके पूरी दुनिया ने माना है, जब उनकी कारनामे बिल्कुल साफ़ हो गए। उसी प्रकार से अब जाके कांग्रेस प्रेसिडेंट ने माना है कि आरएसएस और बीजेपी आतंकवादी संगठन हैं। मैं ये बात कब से कह रहा हूँ? तो मेरी बातों पे यकीन
उसी तरीके से एक चुनाव की मशीनों की बात मैं कब से कह रहा हूँ, अब जाके सभी लोग मान रहे हैं। तो मेरी बातों पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी के साथ आप चले भी जाओ, उनके साथ हाथ भी मिला लो, उनके नतमस्तक हो जाओ, उनके चरणों में बैठ जाओ, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपका गला काटने से एक क्षण के लिए भी हिचकिचाएंगे नहीं। इसके दर्जनों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, एक नहीं दर्जनों एग्जाम्पल हैं। उसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो महाराष्ट्र सरकार का ये कि शिवसेना जिसके कंधों पे चढ़ के, बाबा साहब ठाकरे के कंधों पे चढ़ के बीजेपी महाराष्ट्र में जगह बना पाई थी, तो जब उसके परिवार को राजनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए एक क्षण, एक सेकंड नहीं लगाया, आरएसएस और बीजेपी की सोच ये है, जिस हाथ से खाना खाएंगे उसको भी काटने में एक क्षण नहीं लगाएंगे। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि वो भारत देश में रह के ही भारत देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी करते हैं। इसके एक नहीं फिर दर्जनों एग्जाम्पल हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुरों या जो वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने जो अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, उनके सारी मेहनत की जो कमाई थी, उनकी जो उन्होंने जो इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स बनाए थे, उसकी सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच दी। तो जो हाथ आरएसएस और बीजेपी के लोगों को खिलाएगा वो उसको भी खाने में, उसको काटने में एक क्षण भी नहीं लगाते हैं। ये उनका चाल चरित्र और चेहरा है। क्या आने वाले चुनाव को लेकर कुछ इस तरीके की प्लानिंग हो, हत्या का कुछ वजह लगती है? नहीं, दहशत फैला रहे हैं ना। एक तरीके से देखिए, अजीत पवार जी को भी मैसेज दे दिया, वो भी परिवार करने लगे थे ना, यानी कि शरद पवार जी से बता रहे थे कि जनता जो है उन परिवार को जो तोड़ता है या परिवार में साथ रहने के लिए जनता उनके ऊपर दबाव बना रही है, या जनता उनसे नाराज़ होती है जो परिवार तोड़ता है। इसका मतलब क्या है? अजीत पवार साहब ने इशारा दिया कि वो शरद पवार जी के प्रति उनकी जो दिल की भावनाएं हैं वो चेंज नहीं हुई और जनता उनसे नाराज़ है कि शरद पवार साहब को उन्होंने एक प्रकार से धोखा दिया। तो वो भी अपना कोर्स करेक्शन जो करना चाहते थे, ये एक मैसेज उन्हें भी ज़बरदस्त मैसेज दिया है कि उनका भी नंबर आ सकता है। जो भी देखिए, बुनियादी मैसेज आतंकवादियों का, टेररिस्ट खरगे साहब को मैं सलाम करता हूँ, उन्होंने ये बात मजबूती से कही और ये सही बात है। इसको साबित करने के लिए अब उन्हें पीछे नहीं जाना चाहिए, सबूत इसके दर्जनों सबूत मिल जाएंगे कि आतंकवादी जो होते हैं ना, वो आतंक पैदा करते हैं, उनके विरोध करने वालों में डर, दहशत पैदा करते हैं और वो साइकोलॉजिकल भी ज़्यादा होती है, फिजिकल भी होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है। तो अपने विरोधियों को, जो उनकी पार्टी के अंदर भी एक बगावत हो रही है, उनको भी एक मैसेज देने का काम किया है कि हम किसी को भी कहीं भी सरेआम, मतलब बांद्रा जैसे पब्लिक प्लेस में भी किसी को हम इस तरीके से गोली मरवा सकते हैं। यही काम तो अतीक के साथ किया था। ये मैसेज क्लियर कट आरएसएस और बीजेपी का मैसेज है जो हमें समझना चाहिए और इसका मुकाबला करने हमें लड़ना चाहिए उसी स्पिरिट से जो भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान की स्पिरिट थी, उसी स्पिरिट से लड़ना चाहिए। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या आरएसएस ने करवाई? मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ ना मैं, किसने कराई है उसका तरीका सिर्फ एक ही है। मैं एक वकील हूँ, उसका तरीका ये है, निष्पक्ष रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से, मतलब पारदर्शी रूप से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरा जो ये आक्षेप है, जो आरोप है, ये मेरा ख्याल ऐसा है एकदम सटीक उतरेगा अगर इस पे निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जज की निगरानी में होगी। जैसा आपने कहा धारवी का यहाँ पूरा मामला हो सकता, तो उसकी बात क्यों नहीं कह रही है पुलिस, या ये फिर जमीन का पूरा मामला उस मामले में, तो बिश्नोई पे क्यों खींच ले जाया जा रहा? भाई किसी को तो स्केपगोट बनाना है। हाँ। और बिश्नोई एक गैंगस्टर हैं, उनको भी अपना नाम बड़ा करने में फ़ायदा हो रहा है। उनका क्या नुकसान हो रहा है? और वो कहाँ है? तो जेल में, गुजरात की जेल में है ना। तो वो कैसे अपनी गैंग की एक्टिविटीज़ चला पा रहे हैं, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब तो भारत सरकार ने एनआईए को ये जिम्मेदारी दे दी है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि कुछ भी नहीं कर सकते। कम से कम मोबाइल के ज़रिए जो वो कनेक्शन अपने रखते हैं बाहर की दुनिया से, उसी को ख़त्म कराया जा सकता है। आसान टारगेट हो गया क्या? नेता ही नहीं, बताइए, नेता ही नहीं की सुरक्षा हो रही है। सबसे आसान टारगेट शेड्यूल ट्राइब है, उसके बाद मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध का नंबर आता है। ये एक ज़मीनी सच्चाई है। आप आंकड़े निकाल के देख लो, किसी भी प्रकार के आंकड़े निकाल के देख लो, ये एक सच्चाई है।